नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गिफ्ट में जो नया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज खुलने वाला है। आज पीएम देंगे देश को एक गिफ्ट। इस लिहाज से ये देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है IIBX के नाम से। हम आपको ऑलरेडी यहाँ पर IIBX के MD और CEO की बातचीत दिखा चुके हैं। आज यहाँ पर पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। माना यह जा रहा है कि करीबन 4 साढ़े 4 के बीच में यहाँ पर इसका फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा। एज ऑफ नाउ जो हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं वो करीब 9 से 3:30 बजे तक है, लेकिन यहाँ पर इसका समय बढ़ाने की भी बात की जा रही है। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। साथ ही बात यहाँ पर करेंगे सोने में, जहां पर हमने जोरदार खरीदारी पिछले 2 से 3 दिनों में आते हुए देखी है। सोने की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में 2% का इजाफा है और चांदी 7.5% महंगी हो चुकी है। क्या ये अभी भी खरीदारी के हैं मौके, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर डॉलर और करेंसीज की, क्योंकि डॉलर में यहाँ पर 2 महीने के लोज पर अब कारोबार होते हुए नजर आए हैं। अच्छी खासी गिरावट उन 20 साल के हाई से देखने को मिली है। यहाँ पर कैसे देखें, क्या क्यूज आते हुए नजर आएंगे, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा और एमिरेट्स NBD के धर्मेश भाटिया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले लेकिन हम बात यहां पर करेंगे IIBX की, जहां पर आज ये एक लॉन्च है। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गिफ्ट सिटी में देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू करने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि देश में आने वाला सोना अब IIBX के जरिए ही आएगा। इसकी कॉस्टिंग नियरली माना यह जा रहा है कि 60-65 ज्वेलर्स ऑलरेडी यहां पर इसके मेंबर्स बन चुके हैं, रजिस्टर वो यहां पर कर चुके हैं। इंटरनेशनल बैंक्स भी यहां पर जुड़ने की बात कर रहे हैं। इसी पर इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के MD एंड CEO अशोक गौतम ने CNBC आवाज को बताया कि इसके खुलने से देश को ग्लोबल मार्केट से जुड़ने में न सिर्फ मदद मिलेगी, बल्कि देश में पहली बार ज्वेलर्स सीधे सोना इंपोर्ट भी कर पाएंगे। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जैसा आपने बताया कि ये भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। यहाँ पे US डॉलर में ट्रेडिंग होगी। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत भारत में जो ज्वेलर्स हैं जिनको क्वालिफाइड ज्वेलर का दर्जा दिया जाएगा, वो डायरेक्टली IIBX पे आके गोल्ड का प्राइस डॉलर में डाल पाएंगे और प्राइस मैच होने के बाद, जैसा एक्सचेंज में होता है, वो गोल्ड को अपने ड्यूटी वगैरह पे करके इंपोर्ट कर पाएंगे। इसमें आपको मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो यहाँ पे ट्रेडिंग जो होगी वो US डॉलर में होगी। दूसरी चीज ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहली बार क्वालिफाइड ज्वेलर्स डायरेक्टली गोल्ड इंपोर्ट कर पाएंगे। उनको जो प्राइस स्क्रीन पे दिखेगा, जितना क्वांटिटी वो लेना चाहेंगे, एक इन्हें बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में उनको अपना डील करने की सुविधा प्राप्त होगी। ऑलराइट, तो क्वालिफाइड जो ज्वेलर्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी इसके मेंबर्स हैं और आज एक ऐतिहासिक इंपॉर्टेंट दिन इंडियन मार्केट्स के लिए भी, क्योंकि बहुत सालों से इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अब फाइनली हमने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है यहाँ पर आज गिफ्ट सिटी में इसका काम जारी होता हुआ हम यहाँ पर देखेंगे। रवि, आप कैसे देखते हैं? क्लियरली गोल्ड को जिस तरह से फाइनेंशियलाइज करने की बातें हम देखते रहे हैं, वो एक्चुअली अब होता हुआ नजर आ भी रहा है। IIBX के लॉन्च से आप किस तरह से देखते हैं कि इंडियन मार्केट्स में बुलियन सेक्टर चेंज होता हुआ दिखेगा? काफी बड़ा गेम चेंजर है। मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलरली जो आज लॉन्च होगा, इससे एक हिस्ट्री बनेगी, क्योंकि आज तक हमारा जो मेजर रेफरेंस पॉइंट है वो कॉमेक्स गोल्ड है, या अभी थोड़ा बहुत शंघाई गोल्ड पे लोग फोकस कर रहे हैं। बट जो रुपये की मोमेंटम है या जो डोमेस्टिक प्राइसेस की जो मोमेंटम है, इसका फैक्टर इन इतना पूरी तरह नहीं होता है। काफी ड्यूटी का भी प्रभाव रहता है, काफी वोलेटिलिटी भी प्राइस में रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से जो भी इंडियन है बुलियन के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है, उसको एक परफेक्ट एज मिलेगा। और ये परफेक्ट एज भी मिलेगा, साथ में आप अभी तक जो भी कर पा रहे हो, या तो आपके पास ETF ऑप्शन है, या तो आपके पास फिजिकल आप ज्वेलर के पास जाके गोल्ड बाय कर सकते हो, या तो आप वायदा बाजार में जा सकते हो। एक नया एवेन्यू है। अगर इसका हम कोरिलेशन करें तो शंघाई गोल्ड का जो वॉल्यूम है वो कोविड के पहले साल 60% ड्रॉप हुआ था। तो उन्होंने शंघाई स्पॉट करके दूसरा जो गोल्ड का नए फ्यूचर नए लॉन्च किया, उसके तुरंत 1 साल बाद 130 गुना वॉल्यूम हो गया गोल्ड का। तो आई थिंक ये काफी बड़ा फैक्टर होता है कि जब नए प्रोडक्ट लॉन्च होते तो लोग का इंटरेस्ट है। साथ में फिजिकल गोल्ड है, तो इससे क्या होगा कि जो रेट की डिस्पैरिटी है ज्वेलर टू ज्वेलर या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, स्टेट टू स्टेट, वो डिस्पैरिटी खत्म होगी और एक यूनिफॉर्म रेट इंडिया में मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी वाइज, प्राइस का एक रेफरेंस पॉइंट वाइज या फिजिकल व्यापारी को एक परफेक्ट एज वाइज एक नया जो एवेन्यू है वो ओपन हो रहा है।
और सब गोल्ड या सिल्वर सब एवेन्यूज है, वो ETF हो या स्पॉट एक्सचेंज हो या सारे एवेन्यूज को मार्केट वेलकम कर रहा है। और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो मुझे लग रहा है कि एज अ रेफरेंस पॉइंट एक काफी अच्छा आज मूव है वो साबित होगा और आगे ये हिस्ट्री बन सकता है। बिल्कुल। धर्मेश भाटे भी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेश, आप क्या देखते हैं IIBX के फायदे, और साथ ही प्राइसेस पर भी सोने के आपके व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि फेड के आउटकम के बाद यहाँ पर वापस खरीदारी लौटती हुई दिखी है, डॉलर की कमजोरी से भी सपोर्ट मिला है। क्या व्यू और क्या सजेशन इन लेवल से क्लाइंट्स को दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कांग्रेचुलेशन, स्पेशली इंडिया के लिए काफी अच्छा एक स्टेप हुआ है। हम बोलते हैं कि सोने के स्टेप्स बढ़ रहे हैं, और अगर आप देखिए इंडिया एज अ कंपैरिजन वर्ल्ड के जो 3000 टन जो प्रोडक्शन होते हैं उसमें से 1000 टन इंडिया बाय करती है, जो ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर चाइना। हम जो प्राइस लेते हैं वो है AM/PM फिक्सिंग लंदन बेस के हिसाब से। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो फिक्सिंग होगी उस कारणवश काफी चेंजेस आएंगे। अगर आप देखिए, जो मोनोपोली थी इंडिया में काफी सारे लिमिटेड एक्सेस थे जो गोल्ड इंपोर्ट कर सकते थे। अब क्या होगा कि अब IIBX से डायरेक्टली आप गोल्ड ले सकते हो, तो जो मोनोपोली है वो कम हो जाएगी, प्राइस में काफी फ्लक्चुएशंस कम हो जाएंगे, स्टैग्नेंसी बढ़ जाएगी, और जो इंपोर्ट आयात की जो पैरेलल डिफरेंस थे कि मार्केट में यहाँ से हम ले सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। तो ये काफी अच्छी बात है कि हम IIBX की वजह से काफी सारे चेंजेस देख सकते हैं, और इसे ओवरनाइट नहीं करेंगे क्योंकि इसको टाइम लगेगा, क्योंकि आज के तारीख में भी जो शंघाई और जो AM/PM लंदन फिक्सिंग है उसमें काफी प्रेशर रहेगा, क्योंकि वो बेस था, इतने सालों से बेस बना हुआ था, तो वहां से शिफ्टिंग करने में इसे मेरे ख्याल से 1-2 साल तो मिनिमम लग जाएगा। बट नो डाउट काफी अच्छी बात है, स्पेशली इंडिया के लिए जो सबसे ज्यादा आयात करते हैं उसके लिए एक बेस बन गया है। रही प्राइस की बात, नो डाउट प्राइस में अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, शॉर्ट कवरिंग आई है प्राइस में, और ये स्टैग्नेंट हो सकती है क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो काफी सुस्त हो जाएगा आफ्टर जो रेट हाइक के कारण। तो अराउंड 105 103 के लेवल्स आपको फिर से डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकते हैं। सारे करेंसीज फिर से जंप करेंगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कारणवश, और मुझे लगता है कि सोना एज अ सेफ हेवन बाइंग फिर से देखने मिल सकता है। प्राइस 175 ऑलमोस्ट 1775 से लेके 1800 के स्तर आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो प्राइस अराउंड 51,500 से लेके 52,000 के स्तर आपको शीघ्र ही दिखा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। जब तक प्राइस 1720 1715 डॉलर के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है तब तक मार्केट में तेजी रहेगी। जी हाँ, BDR यानी कि बुलियन डीमैट जो रिसीट्स हैं वो यहाँ पर हम इशू होता हुआ देखेंगे, तो काफी बड़ा चेंज जिस तरह से यहाँ पर कारोबार होगा, जिस तरह से आप यहाँ पर सोने की रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग करते हुए नजर आएंगे, प्राइसिंग को लेकर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, क्वालिटी यहाँ पर बेहतरीन होगी। और जैसे कहा गया कि इंडिया के लिए पहली बार ऐसा होगा कि अब तक हम जिस तरह से AM/PM लंदन की फिक्सिंग देखते रहते थे, अब इंडियन मार्केट्स में हम काफी हद तक यहाँ पर प्राइस डिटरमिन करते हुए नजर आएंगे। तो काफी बड़ा चेंज भारतीय बाजारों के लिए IIBX की तरफ से एक्सपेक्टेड है। आज यहां पर लॉन्च है, कुछ 60 ज्वेलर्स यहां पर आज शुरुआत करेंगे, आगे जाके टाइमिंग भी बढ़ सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स भी यहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। कमोडिटी एज ऑफ नाउ सोना है, लेकिन आगे जाके चांदी और शायद और कमोडिटीज भी यहां पर लॉन्च की जाएंगी, तो एक्सपेक्टेशंस फिलहाल इससे काफी ज्यादा, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आज इसे खुद यहां पर शाम को 4:30 बजे लॉन्च करने वाले हैं, जिसका प्रसारण भी हम आपके लिए CNBC आवाज पर लेकर आएंगे। रवि, जानना चाहेंगे अब चांदी में क्या करें, क्योंकि यहां पर $20 के ऊपर के कारोबार पिछले 2 दिनों में $2 की बढ़त देखने को मिल चुकी है, 7.5% के गेन्स इस हफ्ते में। इन स्तरों पर क्या करने की राय है? जरूर से प्राइसेस ये हफ्ते में काफी चले, पर्टिकुलर जो फेड की मीटिंग का एक हैंगओवर बना हुआ था, जैसे हैंगओवर निकला उसके बाद एक अच्छा उछाल हमें 2 दिन में देखने को मिला। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का माहौल वहां पे देखने को मिल सकता है, बट उसको 1970 का जो बड़ा रेजिस्टेंस था वो क्रॉस करके इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है। रुपी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इस हिसाब से हम डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि चांदी में बाइंग का एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 58,000 के करीब अभी चांदी चल रहा है, थोड़ा बहुत डिप है 57,800 के करीब। आप सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। जब तक 57,300 का लेवल डाउन साइड ब्रेक ना हो तब तक मुझे लग रहा है कि बाइंग की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। अपर साइड में मान रहा हूँ कि 58,800 तक के लेवल्स आपको इवनिंग तक देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत बड़े शॉर्ट कवरिंग के लिए चांदी प्रिपेयर है। अगर 58,900 का लेवल ब्रेक हुआ तो शॉर्ट टर्म के लिए 60,000 तक के लेवल्स ओपन हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी बेटर रिटर्न दे सकता है। ओके,
इनफैक्ट सिल्वर ही नहीं, आज के सेशन में अगर आप बेस मेटल्स देखेंगे तो वहां भी काफी रौनक है और तेजी जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर सभी में देखने को मिल रही है। धर्मेश, ये जो रिकवरी हमने मेटल्स में आते हुए देखी है लोअर लेवल से, कितनी सस्टेन होती हुई दिख रही है और क्या व्यू है इन लेवल से? देखिए, अगर बेस मेटल काउंटर की बात करें तो बेस मेटल काउंटर भी ऑलमोस्ट सारे कमोडिटी को फॉलो कर रहे हैं। सारे कमोडिटी भी हरे निशान पे है। ये कंप्लीटली डॉलर इंडेक्स के कमजोरी के कारण देखने मिल रहा है। फंडामेंटली ऐसा कोई बड़ी चेंजेस आए नहीं है अभी भी मार्केट में। सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण प्राइस में आपको चेंजेस देखने मिल सकते हैं और वॉर की स्थिति के कारण आपको रिस्क प्रीमियम इसमें एड ऑन है। फंडामेंटली कोई चेंज है नहीं। मैं अभी भी बेस मेटल काउंटर में मंदी की सलाह दूंगा, क्योंकि एज सच इन्फ्लेशन के कारण और बड़ी डिमांड है नहीं मार्केट में, कोई प्रॉपर्टीज बड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है नहीं, इंडस्ट्री स्लो डाउन है। प्लस जिस रफ्तार से रेट्स बढ़ रहे हैं तो कॉर्पोरेट्स इसमें डेफिनेटली इसमें घाटे का सौदा होगा, क्योंकि उनको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्शन काफी कम आने की गुंजाइश है आगे चलते हुए। तो ये लेवल सस्टेनेबल नहीं है। शॉर्ट कवरिंग है। अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर हम मंदी कर रहे थे 820 से ऑलमोस्ट 600 के स्तर देखने मिले। अब जो आई है तेजी, ये एक खाली एक प्रॉफिट बुकिंग है। आप शॉर्ट कवरिंग है 650 के स्तर तक मार्केट सस्टेन हो सकता है। आप वहां पे फिर से मंदी करने की सलाह रहेगी मेरी, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 660 का। डाउन साइड 630 से 625 के स्तर के लिए आप कॉपर में मंदी करके चल सकते हैं। ऑलराइट, कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन है आज। ऑफ कोर्स 1.5% की तेजी के साथ कारोबार। यहाँ से रवि, अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है। टू स्टार्ट विद कच्चे तेल में बहुत बड़ी गिरावट थी भी नहीं, काफी हद तक हमने वो 95-105 जैसे जो लेवल्स हैं वो होल्ड करते हुए देखे थे। ओवरसोल्ड पोजीशंस यहाँ पर बाकी कमोडिटीज में थी जहाँ पर खरीदारी आई है। कच्चे तेल के लिहाज से जिस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल हैं, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? जरूर से कच्चे तेल एक पर्टिकुलर काफी टाइम से एक कमेंट पे ज्यादा फॉलो करता है, फंडामेंटल पे कम। आई थिंक कि जैसे ही नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े तो अच्छा शॉर्ट कवरिंग वहां पे देखने को मिला, बट अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जोन में है। तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली अभी ध्यान ज्यादातर मार्केट का नेक्स्ट वीक की जो ओपेक की मीटिंग है और उसमें प्रोडक्शन को लेवल के लेके क्या चर्चा होती है इसके ऊपर होगा। साथ में चाइना का पैकेज भी अनाउंसमेंट हुआ और उसको भी मार्केट ने फैक्टर इन किया। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी कम है। जैसे आगे भी धर्मेश ने बात की, जैसे अभी मार्केट का जो फोकस है वो शायद रिसेशन का चर्चा ज्यादा चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी बोल रहे रिसेशन है, साथ में जो पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे रिसेशन नहीं है, तो इसके बिटवीन एक पेज फंसा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड साइड था थोड़ा बहुत कमजोर हायर लेवल से हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आज सेल ऑन राइज का रखना चाहिए। के करीब एक बार शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्रूड के प्राइसेस में मुझे दिख रहे 7840 का स्टॉप लॉस। डाउन साइड मेरा मानना है 7600 तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है क्रूड पर, जहां पर थोड़ी सॉफ्टनेस हम देख रहे हैं आज के सेशन में। 7691 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रही कमोडिटी राउंडअप। आपका स्वागत है और अर्निंग सीजन के हम बीच में हैं। हम नजर आए हैं। सुनील जी नमस्कार, शुक्रिया समय निकालने के लिए। आपसे हाइलाइट्स जानना चाहेंगे पहले तो अर्निंग्स के, और क्योंकि ये दिक्कत वाला समय रहा कमोडिटी प्रोड्यूसर्स के लिए पिछला वाला क्वार्टर, आप कैसे देखते हैं इसे? इनपुट कॉस्ट इम्पैक्ट बेटर हुआ है। एल्यूमिनियम में देखें तो लास्ट क्वार्टर में हमारे पास लिंकेज कोल का रियलाइजेशन पुअर रहा, 22% के करीब रहा। नॉर्मली 35-40% के करीब रहता है। अभी ये 35-40% के बीच में आ गया है वापस। एल्यूमिना के प्राइसेस भी सॉफ्टन हुए, ये भी हमको करेक्शन दिया है। और प्रोसेसिंग कॉस्ट में कुछ और कमोडिटीज जो यूज होती हैं वो भी सॉफ्टन हुई है एल्यूमिनियम बिजनेस में। तो एबिटा मार्जिन जो पिछले क्वार्टर रहा $500 के आसपास रहा पर टन, वो उससे पिछले क्वार्टर काफी $1000 से ऊपर था। परंतु अभी कमोडिटी प्राइसेस करेक्शन के साथ, कोल प्राइसेस बेटर होने के साथ, आप ग्लोबली देखिए कि कोल के प्राइसेस बेटर हुए हैं। इंपोर्ट आया है, इंपोर्ट आने से हमारे आईपीपी के स्टॉक्स भी बेटर हुए हैं। तो इससे जो लिंकेज रियलाइजेशन है वो बेटर हुआ है।
तो इन सबके साथ हमारा कॉस्ट मार्जिन बेटर होगा। हमारा इंटेंशन है कि हम कॉस्ट मार्जिन्स को वापस लेके जाएं, एबिटा मार्जिन को वापस लेके जाएं जहां थे हम। परंतु स्ट्रक्चरल मेजर्स जो हम ले रहे हैं, हम अपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की कैपेसिटी को एल्युमिनियम में 100% कर रहे हैं, ताकि हम सारा एल्युमिनियम स्लैब नहीं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बेचे। $300-400 का उसमें भी हमको एडिशनल मार्जिन मिलने की पोटेंशियल है। कोल की माइन को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, 3 माइन हमारे पास है, तीनों को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। एल्युमिना रिफाइनरी कमीशन हो जाएगी ईयर एंड तक। अगर आप इंपोर्टेड बॉक्साइट के साथ भी उसको चलाएंगे तो $150-200 का उसमें मार्जिन इंक्रीज हो सकता है। तो बट अलोंग विद दैट हमको एएसपी का जैसे अभी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, विद दैट हम सोच रहे हैं और हमारा मानना है कि आने वाले क्वार्टर में बॉक्साइट माइन भी ऑक्शन होगी। तो अगर हमारा पूरा बिजनेस इंटीग्रेट हो जाएगा तो फुल पोटेंशियल हमारा कॉस्ट का बढ़ता हुआ नजर आएगा। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा सुनील जी कि ना सिर्फ कॉस्ट मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव करने की बात की जा रही है, लेकिन वैल्यू एडिशन जो है ऑफ कोर्स बाजार को उससे काफी पॉजिटिविटी दिखती हुई नजर आई है। कच्चे तेल पे भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछला क्वार्टर यहाँ पर काफी वॉलेटाइल रहा। हमने करीब करीब $30-35 की रेंज यहाँ पर बनते हुए देखी। बिजनेसेस के लिहाज से आपने क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए देखा? नहीं, ऑयल प्राइसेस कुछ खास करेक्ट नहीं हुए। पीक गया था बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, $125 तक भी गया था। आज $110-115 के बीच में घूम रहा है। तो ऐसे कोई खास करेक्ट नहीं हुए। और गैस की डिमांड बढ़ रही है। गैस के प्राइसेस जो परसेंटेज ऑफ क्रूड के साथ रिलेटेड थे, आज वो प्रीमियम ड्रॉ कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने हमको मार्केटिंग फ्रीडम गैस का तो पहले तो दिया ही हुआ था, अभी क्रूड का भी दिया है। तो इसके साथ भी हमारे मार्जिन बेटर होने चाहिए। हमारा जो क्रूड है ये स्वीट क्रूड है, इसमें सल्फर लो है, ये काफी प्रेफर्ड क्रूड है। तो रिफाइनरी अगर इस क्रूड को ब्लेंड करें तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है। और ये जो प्रीमियम क्रूड है सर्टन एप्लीकेशन के लिए, जैसे मैरिन एप्लीकेशन के लिए एक रेगुलेशन है, ग्लोबल रेगुलेशन है कि आपको जो यूज करना है, क्रूड यूज करना है, वो लो सल्फर का यूज करना है। तो हमारा ये प्रीमियम इसके थ्रू भी आ सकता है। और जो एफर्ट्स ऑन हैं हमारे वॉल्यूम राइज करने के, चाहे वो रिकवरी बढ़ाने के हों हमारे राजस्थान असेट में, या एक्सप्लोरेशन के एफर्ट चल रहे हैं, या ओलैप के ब्लॉक जो हमने ड्रिल किए हैं वो मोनेटाइज करेंगे अगले। एब्सोल्युटली। सुनील जी, आप तो ये कह रहे हैं, अनिल अग्रवाल जी भी बार बार यही एक चीज को काफी स्ट्रांगली एम्फेसाइज करते भी हैं, लेकिन आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि 2022 यहाँ पर काफी उठापटक वाला साल रहा है कमोडिटीज के लिए। हमने नियर ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे, हमने एक अच्छी करेक्शन भी आते हुए देखी है। इन स्तरों पर अब आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? 2023 आपको कमोडिटीज के लिहाज से कैसा लगता है? देखिए, मेरी प्रेडिक्शन है, रियलिस्टिक पिक्चर क्या होगी ये तो टाइम ही बताएगा। मेरी प्रेडिक्शन क्या है, फैक्टर्स क्या है उसके लिए। फैक्टर ये है कि चाइना की पोजीशन ईज आउट हुई है। चाइना में जो है कोविड पॉलिसी रिलैक्स करिए, कोविड सिचुएशन भी रिलैक्स हुई है। ग्लोबली आप देख रहे हैं एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस में स्मेल्टर की कैपेसिटी को कट किया गया है। तो डिमांड सप्लाई को देखते हुए, हमारी डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स को देखते हुए, वर्ल्ड के डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स को देखते हुए, ये जो सारे मिनरल्स हैं जिसमें हम डील करते हैं, दे आर गोइंग टू बी इन डिमांड। और जो पोर्टफोलियो हम बढ़ा रहे हैं, निकल है, बियॉन्ड है, कोबाल्ट है, ये सब फ्यूचर मिनरल्स हैं एंड इनका जो रोल है डिकार्बोनाइजेशन के लिए बहुत रहेगा। तो डिमांड तो बहुत हेल्दी रहने वाली है। डिमांड तो बहुत हेल्दी रहने वाली है। इस डिमांड से मुझे लगता है कि जो प्राइसेस हैं बॉटम्ड आउट हो चुके हैं। फ्रॉम हियर ऑन प्राइसेस जो है राइज ही करेंगे। एंड जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं हमारे और डिमांड की एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक हमारी बैलेंस शीट काफी हेल्दी रहने वाली है। ऑलराइट, तो यानी कि मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है, भाव भी सपोर्टिव रह सकते हैं और आगे बैलेंस शीट भी बेहतरीन हो सकती है। वेदांता की कहना है सुनील दुग्गल जी का, ग्रुप सीईओ जो है। सुनील जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम की हाइलाइट्स पर बात भी करने के लिए जो अर्निंग्स के हैं और ओवरऑल कमोडिटीज पर भी हमारा ओपिनियन शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
हैं।